दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी सामाजिक विज्ञान तथा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा। प्रश्नों को सॉल्व करने के क्रम में हम उनकी व्याख्या भी करेंगे ताकि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पर सूची 1 में आप देख सकते हैं लेखकों के नाम दिया है और सूची 2 में उनकी पुस्तकें हैं। इनका आपको मिलान करना है। बिल मूर किंडल की पुस्तक है दोस्तों, जॉन लॉक पर आधारित है। जॉन लॉक एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी रूल। JW गॉफ की पुस्तक है जॉन लॉक्स पॉलिटिकल फिलॉसफी। इसके अलावा MW कॉन्स्टेंट की पुस्तक है जॉन लॉक ए बायोग्राफी और रिचर्ड कॉक्स ने लिखा है लॉक ऑन पीस एंड वार। तो यहाँ पर सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। तो 2, 3, 1 और 4 बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। बिल मूर किंडल की पुस्तक जॉन लॉक एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी रूल। ये कब प्रकाशित हुई थी? ये 1941 की पुस्तक है, याद रखिएगा 1941 की। इसके अलावा JW गॉफ की पुस्तक है जॉन लॉक पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये 1950 की पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। ये जॉन लॉक पर आधारित पुस्तकें हैं। इसके अलावा MW कॉन्स्टेंट की पुस्तक जॉन लॉक ए बायोग्राफी, ये 1957 में प्रकाशित हुई थी, 1957 में। इसके अलावा रिचर्ड कॉक्स की पुस्तक लॉक ऑन वार एंड पीस, ये 1960 में प्रकाशित पुस्तक है। तो इस तरह से आप सही मिलान इन पुस्तकों का कर लीजिएगा। ये पुस्तकें सभी जॉन लॉक के विचार और उनकी बायोग्राफी पर आधारित है। आप जानते हैं जॉन लॉक उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो के रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है, आपको बताना है। पॉलीमार्कस, एडिमेंटस, प्रोटेगोरस या ग्लाउकन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेटो के रिपब्लिक का प्रधान पात्र इसमें से प्रोटेगोरस नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र प्रोटेगोरस नहीं है। रिपब्लिक का मुख्य आख्यानकर्ता या जो व्याख्याता है वो सुकरात है। इस पुस्तक के अन्य प्रमुख पात्रों में ग्लाउकन, एडिमेंटस, सिफेलस, पॉलीमार्कस और थ्रेसिमेकस हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेटो की महत्वपूर्ण कृति रिपब्लिक है। इसमें न्याय का इतना विशद वर्णन किया गया है कि इसको कंसर्निंग जस्टिस यानी न्याय से संबंधित का उपशीर्षक भी दिया जाता है। पॉलीमार्कस, एडिमेंटस, ग्लाउकन, थ्रेसिमेकस ये सब रिपब्लिक के पात्र हैं, लेकिन प्रोटेगोरस इसका पात्र नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, यानी राज्य की सबसे बेहतर परिभाषा कौन देता है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं। इसमें से आपको बताना है कि राज्य शब्द को कौन सा सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। आप जब चारों ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा व्यक्तियों का एक समुदाय जो किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो इसमें राज्य के जो चारों तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये सभी इसी में शामिल हो गए हैं। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है। इसका तात्पर्य होता है कि एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करने वाली संप्रभु व्यक्तियों का समुदाय जिसकी एक संगठित सरकार हो, जो अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। तो ये इस परिभाषा में सभी चीज़ें शामिल होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि राज्य के जो चारों तत्व हैं, जनसंख्या यानी व्यक्ति,
जनता जिसको कहा जाता है, सरकार यानी सत्ता, निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग और संप्रभुता यानी अपने घरेलू और बाह्य निर्णयन के संदर्भ में स्वतंत्रता। ये सभी ऑप्शन ए में आपके शामिल हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 पर निम्नलिखित में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, आपको बताना है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, तो इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं कि संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। दोस्तों, राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये ऐसे करके आप याद रख सकते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें संप्रभुता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक कथन है कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। ये कथन किसका है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके ईस्टर्न, G.A. आमंड, कार्ल मार्क्स या मैक्स वेबर। तो सही उत्तर ये मैक्स वेबर का कथन है, जो कि जर्मन जो है अर्थशास्त्री और विचारक हैं, अर्थशास्त्री समाजशास्त्री विचारक हैं मैक्स वेबर। उनका कहना है कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। और ये कथन मैक्स वेबर की कृति है पॉलिटिक्स, याद कर लीजिएगा, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन ये कृति आपकी 1919 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें मैक्स वेबर ने कहा था कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत के सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके T.H. मार्शल, एंथनी गिडेंस, B.S. टर्नर या डेविड हेल्ड। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, नागरिक शास्त्र से नागरिकता का संबंध है। देखिए B.S. टर्नर ये बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री और विचारक हैं। नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक B.S. टर्नर था। नागरिकता की बहुलवादी धारणा के अनुसार नागरिकता का विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, और इस सिद्धांत का विश्लेषण B.S. टर्नर ने अपनी पुस्तक में किया है। B.S. टर्नर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं एग्जाम के अतिरिक्त तथ्य के रूप में। द डिबेट आवर रिफॉर्मिज्म, द डिबेट ओवर रिफॉर्मिज्म, ये जो है ये B.S. टर्नर की पुस्तक है जो 1986 में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। 1986 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द डिबेट ओवर रिफॉर्मिज्म, इसमें B.S. टर्नर ने नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन और विश्लेषण किया है। टर्नर का कहना है कि नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत उन सब प्रवृत्तियों और आंदोलनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है जो समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में शामिल करने की मांग उठाते हैं। तो याद रखिएगा B.S. टर्नर नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो आप सभी जानते हैं भारत में या भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संसद की संप्रभुता नहीं बल्कि संविधान की संप्रभुता को अपनाया गया है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्वोच्च है, और राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करने का कार्य संविधान के द्वारा होता है। विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी किया गया है, किसको कितनी शक्तियां और अधिकार होंगे ये भी संविधान में वर्णित है, और संविधान से ही शासन के जो सभी अंग हैं वो अपने अधिकार और शक्ति प्राप्त करते हैं। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है, ये आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, ये सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, या फिर ये सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो संविधान का मुख्य प्रयोजन क्या है, आपको बताना है। दोस्तों, संविधान का जो मुख्य प्रयोजन है, आप देख सकते हैं, सरकार की प्रकृति और स्वरूप की रूपरेखा तैयार करना और सरकार तथा नागरिकों के बीच क्या संबंध है उनको जो है परिभाषित करना। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करने का कार्य संविधान का मुख्य प्रयोजन है। दोस्तों, आप जानते हैं कि संविधान किसी भी देश के जो बुनियादी लॉ होते हैं, यानी बेसिक लॉ होते हैं, उनका संकलन होता है। बुनियादी मौलिक कानून संविधान में होते हैं, इसलिए ये सरकार के अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के उत्तरदायित्व तो निर्धारित करता है। विधायिका संविधान में दिए गए निर्देश और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण करती है। इस तरह से ये स्पष्ट होता है कि किसी देश के संविधान का मुख्य प्रयोजन सरकार की शक्तियों को परिभाषित करना और उनको सीमाबद्ध करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आसान सा प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन सी होती है? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार को आप जानते हैं उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है या मंत्रिमंडलीय शासन। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था वो है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है और इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपनाया है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है और ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसको उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में इस बात का वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है, वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, तो यहाँ पर ये प्रश्न जो है आपको ये जानना है कि भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में जो मुख्य अंतर है वो किस बात पर है। वास्तविक और नाम मात्र की दोनों कार्यपालिका, तो ये भारत और ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली दोनों में है। सामूहिक उत्तरदायित्व तो ये संसदीय प्रणाली का आधार ही है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका दोनों जगह है। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, तो ये जो है ये आपका भिन्नता या अंतर को दर्शाता है, क्योंकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली नहीं है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है, ब्रिटेन में ये प्रणाली लागू नहीं है। तो इसी अर्थ में या इस मामले में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से अलग है। इसके अलावा वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व और द्विसदनात्मक विधानमंडल या द्विसदनात्मक विधायिका दोनों जगह की संसदीय प्रणाली की विशेषता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, आपको बताना है। तो ये जो प्रश्न है बेहद महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि किस मामले में हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाते हुए किस मामले में वहाँ से विभिन्नता या अंतर रखा है। पहला है, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि या संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश संसद कानून निर्माण में सर्वोपरि है, लेकिन भारत की संसद पर कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं। ये बिल्कुल सही है, जो है ब्रिटिश मॉडल से हमारा भिन्नता दर्शाता है। दूसरा है कि भारत में संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं।
ये भी आपका सही है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। दोस्तों, ब्रिटिश मॉडल में जो संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है उसको अपनाया गया है। वहाँ पर संसद की सर्वोच्च विधि निर्माण की प्राधिकारी होती है और किसी विधि का सृजन या किसी विधि का समापन करने का कार्य ब्रिटिश संसद का होता है। दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था है। इसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिभाषित है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने भी संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया है, लेकिन इसमें ये निर्धारित किया गया था कि जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे या मूल संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो कथन है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार। तो आप सीधे सीधे लगा सकते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार ये भारत के संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि भारत में संसदात्मक सरकार को अपनाया गया है, न कि अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपतित्व की प्रणाली को। अगले प्रश्न पर आते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा संबंधित कौन सी एक नहीं है? तो गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन सा नहीं है, इसमें आपको बताना है। देखिए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये गणतंत्र में होता है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ये भी होता है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये नहीं है गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। और एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। यही प्रश्न पूछा था, इसलिए यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्वाचित लोकतंत्र प्रणाली के रूप में भले है, लेकिन गणतंत्र और राजतंत्र में इसी आधार पर अंतर किया जाता है कि गणतंत्र में जो शासक होता है या राष्ट्राध्यक्ष होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जबकि राजतंत्र में जो व्यवस्था होती है वो इससे भिन्न होती है। वहाँ ये पद वंशानुगत होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति दोनों के लिए सही हैं? कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, दोनों उपराष्ट्रपति चुने हुए हैं, बिल्कुल सही है। दोनों अपने अपने देशों के उच्च सदनों के अध्यक्ष हैं, सही है। दोनों उपराष्ट्रपति अपने संबंधित देशों के सदनों के सदस्य नहीं हैं, बिल्कुल सही है। दोनों को मत संतुलन की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसे सुमेलन हो सकता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में सही कथन है, दोनों देशों के उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दोनों देशों के उपराष्ट्रपति अपने देशों के उच्च सदन यानी भारत में राज्यसभा और अमेरिका में सीनेट के सभापति हैं, और दोनों उपराष्ट्रपति अपने सदनों के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो भारत और अमेरिका दोनों के बारे में जो सही कथन है वो क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर 1, 2 और 3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं, कहाँ पर? तो दोनों सदनों की जो समान शक्तियां हैं वो आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड में दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं। उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, तो ये अमेरिका में जो उच्च सदन होता है वो निम्न सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न है, तो ये भारत में होता है। और नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है, ये फ्रांस में है। 4, 1, 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही सुमेलन ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो चार व्यवस्थाएं दी गई हैं वो किस देश की राजनीतिक प्रणाली से संबंधित हैं, आपको बताना है। देखिए, पॉकेट वीटो, संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश, गुट प्रणाली और कोष्ठ पद्धति यानी पिजियन होल एक विधेयक। तो ये चारों व्यवस्था किस देश की संवैधानिक प्रणाली के भाग हैं, आपको बताना है। तो ये अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के भाग हैं, आप जान लीजिए। दोस्तों, पॉकेट वीटो, संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश, गुट प्रणाली और पिजियन होल एक विधेयक, ये अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के संवैधानिक अभ्यास के भाग हैं। ये व्यवस्था भारत में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार के वीटो पावर हैं। निलंबन निषेधाधिकार के तहत राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी आपत्तियां व्यक्त करके 10 कार्य दिवसों के भीतर इसे कांग्रेस के उस सदन में लौटा देता है जहां उसे पहले प्रस्तुत किया गया था। कांग्रेस उसे फिर से पारित करना चाहे तो उसे दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पुनः पारित कराना पड़ेगा, जो कि एक कठिन कार्य है। और पॉकेट वीटो के तहत यदि 10 कार्य दिवस पूरे होने से पहले कांग्रेस का अधिवेशन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाता है तो राष्ट्रपति उसे अपनी जेब में रख सकता है और वो अपने आप रद्द माना जाएगा। तो ये अमेरिका के राजनीतिक प्रणाली की ये विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर कब तक बने रहते हैं, आपको बताना है। 65 वर्ष की आयु तक, 70 वर्ष की आयु तक, 75 वर्ष की आयु तक, या मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र दिए जाने या कांग्रेस द्वारा हटाए जाने तक। तो सही उत्तर, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद पर मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र दिए जाने या कांग्रेस द्वारा हटाए जाने तक बने रहते हैं। यानी इन न्यायाधीशों का कार्यकाल आजीवन रहता है और अमेरिकी संविधान इनके कार्यकाल के बारे में मौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में ये जो है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय न्यायालय को राज्य द्वारा अथवा संघ के संघटक एकक द्वारा पारित विधियों को तो अवैध घोषित करने का अधिकार है पर संघीय विधियों को नहीं, किस देश के संविधान में? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अमेरिका का उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल या फ्रांस का श्रेष्ठ न्यायालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल को राज्य द्वारा या संघ की संघटक इकाइयों द्वारा पारित की गई विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल को राज्य द्वारा अथवा संघ की संघटक इकाइयों द्वारा पारित जो विधियां हैं उनको अवैध घोषित करने का अधिकार है, लेकिन संघीय विधियों को अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, स्विस संघीय जो संविधान है, स्विस संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संघीय मामलों के न्याय प्रशासन के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है और 1848 में स्विट्जरलैंड में सीमित शक्तियों वाले संघीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है ब्रिटेन की संसद संप्रभु है और दूसरा है कारण इंग्लैंड की महारानी नाम मात्र की जो है राज्य प्रमुख हैं। इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की महारानी नाम मात्र की राज्य प्रमुख हैं, ये भी सही है, लेकिन जो है कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही व्याख्या वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो दोनों कथन और कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, लेकिन यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही होते हुए भी इनका संबंध एक दूसरे से नहीं है, इसलिए इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है वे जिन्होंने ग्रेबियल आमंड के संरचनात्मक प्रकार्यवाद को प्रभावित किया है।
इसमें कूट की सहायता से आपको सही उत्तर बताना है। मैक्स वेबर, टालकार्ड पार्सन्स, डेविड ट्रूमैन और कार्ल डायच, इसमें से किन्होंने या किन विचारकों ने गैब्रियल आमंड के संरचनात्मक प्रकारवाद को प्रभावित किया है? तो यहाँ पर देखिए टालकार्ड पार्सन्स और डेविड ट्रूमैन। दोस्तों आप देख लीजिए, गैब्रियल आमंड के संरचनात्मक प्रकारवाद को प्रभावित करने वालों में मैक्स वेबर, टालकार्ड पार्सन्स नामक वो दो मुख्य समाजशास्त्री हैं, मैक्स वेबर और टालकार्ड पार्सन्स। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मैक्स वेबर और टालकार्ड पार्सन्स आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दो समाजशास्त्री जिन्होंने गैब्रियल आमंड के संरचनात्मक प्रकारवाद को प्रभावित किया है। तो आप देखिए गैब्रियल आमंड के संरचनात्मक प्रकारवाद को प्रभावित करने वालों में मैक्स वेबर और टालकार्ड पार्सन्स समाजशास्त्री हैं। टालकार्ड पार्सन्स ने आमंड के पूर्व संरचनात्मक प्रकारवाद की धारणा दी थी और आमंड ने पार्सन्स का विश्लेषण को आधार बनाकर 1960 में अपनी पुस्तक कौन सी पुस्तक, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में अपना संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण किया है। तो यहाँ पर देखिए मैक्स वेबर और टालकार्ड पार्सन्स, ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर निम्नलिखित चिंतकों में किन्हें सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? तो आप जान लीजिए दार्शनिक उपागम के संस्थापक कौन हैं? ये प्लेटो और अरस्तु। सामान्य रूप से देखा जाए दार्शनिक उपागम के संस्थापकों में प्लेटो और अरस्तु का नाम आता है। प्लेटो और अरस्तु जो है दार्शनिक उपागम के संस्थापक हैं। ये अप्रोच क्या होना चाहिए पर अधिक बल देता है, ये अंश की जगह संपूर्णता पर अधिक जोर देता है और इस उपागम के अनुसार राजनीतिक वैज्ञानिक का कार्य केवल मतों को व्यक्त करना नहीं बल्कि एक अच्छे समाज के निर्माण को प्रेरित करना है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन निम्नलिखित में से किसे सूचित करता है? नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समय स्थान संपीड्य, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, लोगों के बीच अधिक्षेत्रीय संबंधों की वृद्धि या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ग्लोबलाइजेशन दोस्तों वैश्वीकरण समय स्थान को सीमित करता है यानी संपीड़ित करता है, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण और लोगों के बीच अधिक्षेत्रीय संबंधों की वृद्धि करता है। ये सभी ग्लोबलाइजेशन के बारे में सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 कथन सही हैं, 1 कथन आपका गलत है, उसी के बारे में आपको बताना है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। इनके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। यह अंतर शासकीय विवादों में मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। इनके पास अपने ही निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालयों को भी अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की शक्ति है। तो ऑप्शन ए जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है इनके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति है। ये सही नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जहां अनुच्छेद 32 के तहत वहीं हाई कोर्ट्स को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति दोनों को ही प्राप्त है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को। इसलिए जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति सुप्रीम कोर्ट को नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालयों की सुनवाई कर सकता है
और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय के अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोर्ट मार्शल की अपील की जा सकती है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये आपका सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, क्योंकि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अन्य तीनों कथन पहले से सही हैं, ये आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका मतलब क्या होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। इसका अर्थ क्या होता है? तो सही उत्तर है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब ये होता है कि इसे जो इसके सभी वो होते हैं, निर्णय होते हैं, इसका साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। किसी भी न्यायालय में इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभिलेख न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। इन्हें अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, यहाँ पर हो जाएगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि जो निर्णय होते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के, उनको जो है जो निचले कोर्ट होते हैं उनको साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं और इस पर किसी कोर्ट में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। थोड़ा सा ये घुमावदार प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में किन्हें अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, आपको बताना है। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो अभिलेख न्यायालय होते हैं, अभिलेख न्यायालय क्यों घोषित होते हैं? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्रवाई लिखित होती है, उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का मतलब है कि इसी के सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर उससे आगे का प्रश्न पूछा गया है कि किनको अभिलेख न्यायालय भारत में माना जाता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को भारत में आप देखिए अभिलेख न्यायालय माना जाता है। कैसे? तो संविधान में व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अनुच्छेद 129 और हाई कोर्ट के अंदर अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय और जो है सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट्स को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की थी? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। 31वां संविधान संशोधन, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 का ये संशोधन अधिनियम है। इसने लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई थी। तो इसी आधार पर आप देख सकते हैं लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 31वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में शासन प्रणाली के रूप में देखिए
जो मुख्य व्यवस्था अपनाई गई है वो ये है, यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म को। शासन प्रणाली की दो पद्धतियां होती हैं, एक तो संसदात्मक, दूसरा अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, आपको बताना है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है 20 सीटें जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 81 में 31वें संविधान संशोधन के अनुसार जो है 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की निर्धारित संख्या 19 है। दिल्ली के 7, अंडमान निकोबार का 1, चंडीगढ़ का 1, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का 2, लक्षद्वीप का 1, पुडुचेरी में 1, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, जबकि राज्यसभा में ये संख्या 8 है। दिल्ली 3, पुडुचेरी 1 और जम्मू कश्मीर 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही ढंग से सुमेलित हैं, आपको बताना है। ये कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन से कूट सही सुमेलित हैं। जॉन रॉल्स समतावादी, बिल्कुल सही सुमेलित है। प्लेटो आदर्शवादी विचारक, सही हैं। मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट जो हैं ये कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी, सही नहीं है। ग्रामसी नारीवादी, सही नहीं है। अगर जो ग्रामसी को कम्युनिस्ट कहा जाता और मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट को नारीवादी लगाया गया होता तो ये भी ऑप्शन सही होते, लेकिन अभी फिलहाल में 1 और 2 आपके सही उत्तर हैं। दोस्तों, जॉन रॉल्स एक समतामूलक विचारक हैं और प्लेटो को आदर्शवादी विचारक कहा जाता है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के जरिए एक समतामूलक समाज का निर्माण करने की कोशिश की और प्लेटो ने जो है एक आदर्शवादी या आदर्श समाज की स्थापना करने का प्रयास, आदर्श राज्य की स्थापना का प्रयास किया है। आप देखिए दोस्तों, मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट को प्रथम नारीवादी कहा जाता है और ग्रामसी कम्युनिस्ट विचारक हैं। इन्होंने हेजमनी या प्राधान्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक विधि या इंडक्टिव मेथड को अंगीकार किए जाने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सही हैं, यानी कौन से ऐसे 2 विचारक हैं जो आगमनात्मक पद्धति प्रयुक्त करते हैं। देखिए, प्लेटो, मैकियावेली, थॉमस एक्विनास और थॉमस हॉब्स में से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आगमनात्मक विधि को अंगीकार करने वाले विचारक मैकियावेली और हॉब्स हैं। मैकियावेली और हॉब्स यानी 2 और 4, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि डनिंग कहते हैं कि अरस्तु के बाद के पूरे काल में मैकियावेली की पद्धति को अपनाने वाला और कोई विचारक नहीं है। तथ्य और विवेक सम्मत तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निरूपण की यूनानी शैली को तो मैकियावेली ने स्वीकार किया, लेकिन इस संबंध में वो प्लेटो की शास्त्रीय पद्धति के बजाय अरस्तु की पद्धति से अधिक प्रभावित है। दूसरी ओर हॉब्स ने भी अपने अध्ययन का आधार वैज्ञानिक पद्धति को बनाता है। वो भौतिकी, यांत्रिकी, गणित, ज्यामिति आदि से प्रभावित था। ये पद्धतियाँ उसे अरस्तु की आगमनात्मक पद्धति के निकट ले जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैकियावेली और थॉमस हॉब्स दोनों आगमनात्मक पद्धति को स्वीकार करने वाले विचारक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन सही हैं? कूट की सहायता से आपको सही उत्तर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कथन आपके कौन कौन से सही हैं। प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया था, बिल्कुल सही है। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता, बिल्कुल सही है। वो नारीवादी नहीं था, ये सही नहीं है, क्योंकि प्लेटो नारीवादी भी था। उसने स्त्री पुरुष समानता पर बात की, उसने वर्ग राज्य की बात कही थी, ये सही नहीं है। तो केवल कथन 1 और 2 आपके सही हैं। आप देख सकते हैं कि प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया था और उसका आदर्श राज्य केवल विचार था, न कि वास्तविकता। प्लेटो ने अपने न्याय की धारणा को कर्तव्य आधारित माना। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी स्वाभाविक क्षमता होती है, प्रशिक्षण और उपलब्धि के अनुसार समाज में उनका उपयुक्त स्थान निर्धारित करना चाहिए और फिर इसी निर्णय के अनुसार सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। प्लेटो अधिकार यानी राइट जैसी किसी संकल्पना की बात नहीं करता।
उसका आदर्श राज्य काल्पनिक माना जाता है। और सेबाइन कहता है कि यद्यपि रिपब्लिक के विवेचन का धरातल बहुत काल्पनिक है, फिर भी वास्तविक संस्थाओं के निरीक्षण पर आधारित है। कथन 1 और 2 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। जो कथन है और कारण है उनके आधार पर आपको सही कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। अरस्तु ऐसे पहले विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन ये आकस्मिक थी। बिल्कुल सही है। कारण है कि मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था। ये भी सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, आगमनात्मक पद्धति या इंडक्टिव मेथड को अपनाने वाले पहले विचारक अरस्तु थे, लेकिन ये आकस्मिक थी। ये जो है कथन सत्य है। कारण स्वरूप ये है कि मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया है, अपने आप में सत्य है, लेकिन ये कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। आगमनात्मक पद्धति, जिसको आमतौर पर वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है, आप जान लीजिए कि इसमें प्रकृति का अवलोकन मुख्य क्रियाशील साधन है। मैकियावेली ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते समय वैज्ञानिक पद्धति का सही निर्वाह नहीं कर पाया, और इसीलिए डनिंग कहते हैं कि मैकियावेली की विधि दिखावटी तौर पर तो ऐतिहासिक थी, लेकिन यथार्थ में उसने निष्कर्ष अनुभवमूलक विधि से निकाले थे। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से कथन और एक दूसरे को कारण कहा गया है। इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन है या अभिकथन, प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। बिल्कुल सही है। कारण है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। ये भी सही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। प्लेटो कहता है कि मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा, और राज्य की प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य की प्रकृति को समझना जरूरी है। प्लेटो का कहना है कि यदि हम मनुष्य की प्रकृति के लिए जो सद्गुण हैं उनको निश्चित कर दें, तो राज्य के लिए जो उपयुक्त सद्गुण हैं उनको निर्धारित करना आसान हो जाएगा। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का विराट रूप मानता है, क्योंकि ये कहता है कि व्यक्तियों में जैसे गुण होते हैं वैसे ही जो है राज्य में होते हैं। इसी आधार पर वो कहता है कि यदि हम मनुष्य की प्रकृति के लिए उपयुक्त सद्गुण निश्चित कर लें, तो राज्य के लिए भी उपयुक्त सद्गुण का निर्धारण करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। किसने कहा था कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प होता है? तो ये कथन किसका है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हाब्स का कथन है, जो प्राकृतिक अवस्था के वर्णन के समय कहता है। हाब्स कहता है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। जब वो प्राकृतिक अवस्था यानी नेचुरल स्टेज की बात करता है, तो वो कहता है कि ये राज्य विहीन और समाज विहीन दशा है, युद्ध की दशा है, जहाँ प्रत्येक एक दूसरे का शत्रु होता है, और ये विधिहीन, यहाँ कोई कानून नहीं होता है, जिसमें मानव का जीवन असुरक्षित होता है और अल्प होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध और संघर्ष की अवस्था होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 36 पर, कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। ये कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये रूसो का कथन है, आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों, रूसो कहते हैं कि अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। रूसो कहता है कि संप्रभुता अपने मूल स्थान यानी संपूर्ण समुदाय से कहीं और स्थानांतरित नहीं हो सकती, इसलिए उसका प्रतिनिधित्व भी नहीं हो सकता है। रूसो कहते हैं कि जिस भी क्षण लोग अपने प्रतिनिधि के लिए तैयार हो जाते हैं, वे स्वतंत्र नहीं रह जाते हैं। The moment people allows itself to be represented, it is no longer free. तो अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय स्वतंत्र होते हैं। ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में
प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं। कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, ये शिक्षा, प्लेटो की शिक्षा, यह सामाजिक सदाचार और सत्य की अनुभूति का एक साधन है। सही है। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। सही है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। सही है। 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। ये भी सही है। तो सभी 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन आपके सही हैं प्लेटो की शिक्षा पद्धति के बारे में, ये आप जान लीजिए। दोस्तों, प्लेटो की शिक्षा संबंधी सिद्धांत का उद्देश्य राज्य में समस्त नागरिकों में पूर्ण सामंजस्य बनाए रखना है और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने स्वधर्म का पालन करना है। प्लेटो नागरिकों की शिक्षा को 2 भागों में बांटता है। एक तो प्रारंभिक शिक्षा जो मुख्यतः सैनिक वर्ग के लिए है और दूसरे उच्च शिक्षा जो शासक वर्ग के लिए है। ये सभी कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस हाब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निरूपण किया है? प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत, सामाजिक विज्ञान, धर्म विज्ञान या तत्व मीमांसा? कहाँ से जो उसको अवधारणा मिली, अभिधारणा मिली है, उसने मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त की है जिससे उसने अपने सिद्धांतों का निरूपण किया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत। दोस्तों, थॉमस हाब्स ने प्राकृतिक विज्ञान से प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। हाब्स जो है, हाब्स आप जान लीजिए यूक्लिड को ज्यामिति का जनक माना जाता है। यूक्लिड की ज्यामिति से और गैलीलियो के जो अध्ययन पद्धति है उससे हाब्स बहुत अधिक प्रभावित था। गैलीलियो की यांत्रिकी और यूक्लिड की ज्यामिति से अधिक प्रभावित था और हाब्स ने ये विचार रखा कि संपूर्ण प्रकृति की व्याख्या यांत्रिक दृष्टि से की जा सकती है। इसी आधार पर उसने मानव स्वभाव का वर्णन किया और ये बताया था कि प्राकृतिक अवस्था अराजकता की अवस्था थी। इस अराजक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सामाजिक समझौता की आवश्यकता पड़ी थी। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा या जनरल विल का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा, बहुसंख्यक इच्छा या ए और बी दोनों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। देखिए, रूसो की सामान्य इच्छा वास्तविक इच्छा न होकर व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का योग होती है। उल्लेखनीय है कि रूसो व्यक्ति में 2 प्रकार की इच्छाओं की बात करता है, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। तो रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है? तो रूसो की सामान्य इच्छा वास्तविक इच्छा न होकर व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का जो है योग होती है, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। तो ये जो है, अगर यहाँ पर देखें तो रूसो की सामान्य इच्छा बहुसंख्यक इच्छा तो नहीं है, लेकिन ये रूसो की सामान्य इच्छा वास्तविक इच्छा न होकर व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का योग होती है, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। तो वो रियल विल को जो है उनका योग मानता है। तो यहाँ पर सटीक आंसर आप किसी भी विकल्प का नहीं लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। हाब्स, तो हाब्स क्या कहता है आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाब्स कहता है संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता के दृढ़ कथन का दावा, ये हाब्स का हो जाएगा। लॉक कहते हैं कि संवैधानिक सरकार का सीमित रूप, लॉक ने संवैधानिक सरकार के सीमित रूप का प्रतिपादन किया है। रूसो ने दावा किया कि संप्रभुता का मूल लोगों में समाहित है और लोगों के पास रहेगा, ये रूसो का कहना है। और मिल कहता है कि व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसकी रक्षा भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1, 3, 4 और 2, 1, 3, 4 और 2 आप देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है, जे.एस. मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 3 कथन सही हैं, 1 कथन आपका सही नहीं है। आनंद गुणवत्ता की दृष्टि से भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। सुखद कैलकुलस व्यर्थ की बात है, सही है।
उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है, तो ये जो है ये मिल ने नहीं कहा था। और स्वतंत्रता में वे कार्य शामिल होते हैं जिनकी इच्छा की जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका सही कथन नहीं है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, मिल के लिए ये कहना सत्य नहीं होगा कि उपयोगिता का सिद्धांत जीवन का अंतिम मकसद है। क्यों? क्योंकि मिल कहता है कि केवल अपना सुख प्राप्त करना ही या अपने लिए व्यक्तिगत सुख प्राप्त करना ही व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से दूसरों का सुख भी जीवन का लक्ष्य होता है। और बेंथम आत्म केंद्रित धारणा का प्रतिपादन करता है, जहाँ पर व्यक्ति केवल अपने अधिकतम सुख की बात करता है या अधिकतम सुखों की वृद्धि करना चाहता है, लेकिन मिल के साथ ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म का संस्थापक कौन था? बेंथम, मिल, डेविड ह्यूम या प्रिस्टले? तो सही उत्तर जेरमी बेंथम, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। दोस्तों उपयोगितावाद का संस्थापक जेरमी बेंथम था। बेंथम ने उपयोगितावाद को एक विचारधारा के रूप में स्थापित किया, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो उपयोगितावाद का प्रयोग सबसे पहले जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में किया था, लेकिन एक व्याख्या या धारणा के रूप में उपयोगितावाद का प्रवर्तक या संस्थापक बेंथम था। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। देखिए, उपयोगितावाद के जेएस मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में सहायता की किसने? उपयोगितावाद के जेएस मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में किसने सहायता दी? जेम्स मिल, श्रीमती हैरियट टेलर, प्रिस्टले या हडसन? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए, श्रीमती हैरियट टेलर, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए, जेएस मिल के द्वारा उपयोगितावाद के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में श्रीमती हैरियट टेलर ने मदद की थी। हैरियट टेलर जेएस मिल की पत्नी थी, जिनका प्रभाव मिल की रचनाओं पर पड़ा। मिल ने कहा है, मेरे लेखों में जो सर्वोत्तम है उसकी वो बड़ी प्रेरक है और आंशिक रूप से लेखिका भी है, जो कि मेरी मित्र और पत्नी है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक महत्वपूर्ण कथन है, इसके आधार पर आपको सही उत्तर बताना है। कथन है, प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम और सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। इस कथन की पैरवी किसने की है? तो इस कथन की पैरवी आप देख सकते हैं दोस्तों, रूसो के द्वारा की गई है। और आप समझिए कि रूसो कहता है कि प्राकृतिक मनुष्य या नेचुरल ह्यूमन वह होगा जिसमें मजबूत चेतना और तर्क बुद्धि ने आत्म प्रेम और सहानुभूति को सफलतापूर्वक सामंजस्यपूर्ण बना दिया है। ये मनुष्य का अपने विवेक द्वारा समाज में रहकर अपने को पूर्ण बनाना ही जीवन लक्ष्य मानता है। उसके अनुसार जहाँ तक व्यक्ति अपने विकास में अपनी आधारभूत भावनाओं को अक्षुण्ण या कंटिन्यू कर पाता है, वहाँ तक उसका जीवन स्वाभाविक रहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत या थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के अनुसार कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आपको बताना है। देखिए, यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है, बिल्कुल सही है। श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है, ये सही नहीं है। और उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए, ये आपका सही है। तो 1, 2 और 4 आपके सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की विशेषता ये है कि ये रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। श्रम शक्ति श्रमिक का मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है और उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। मार्क्स का ये सिद्धांत प्रमुख अर्थशास्त्री रिकार्डो से प्रेरित था। रिकार्डो कहता है श्रम से वस्तु के मूल्य का निर्माण होता है और मार्क्स के अनुसार श्रम से निर्मित प्रत्येक वस्तु के 2 मूल्य होते हैं, पहला तो उपयोग मूल्य, दूसरा विनिमय मूल्य। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये 2 मूल्यों का अंतर है जिन्हें एक मजदूर पैदा करता है और जिसको वह वास्तव में पाता है।
तो इस प्रकार से मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के बारे में कहता है कि श्रम जो है, श्रम लगता है वस्तुओं के उत्पादन में, लेकिन श्रमिक को उसके उत्पादन के बदले बहुत कम मिलता है। जो अधिशेष मूल्य है वो पूंजीपति स्वयं रख लेता है, जिससे श्रमिकों की दशा और भी खराब होती जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? आपको कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत, जो कि क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत, जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना, ये सही नहीं है। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार और क्रांति की रणनीति और दाव पेच का उनका सिद्धांत, ये लेनिन के प्रमुख योगदान हैं। तो 1, 3 और 4, देखिए ये आपका सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 लेनिन के विचारों के बारे में ये आपके सही है। मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत है, जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। लेनिन ने दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए विचार दिया और क्रांति की रणनीति और दांव पेच का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। साम्यवादी दल मजदूर दल का एक भाग है और उसका सर्वाधिक प्रगतिशील, उनका सर्वाधिक जागरूक और सर्वाधिक क्रांतिकारी भाग साम्यवादी दल का निर्माण उत्तम, अत्यधिक बलिदानी और दूरदर्शी मजदूरों के द्वारा किया जाएगा, ये लेनिन का कहना है। एक बार फिर से जान लीजिए कि लेनिन का कहना है कि साम्यवादी दल का निर्माण उत्तम, अत्यधिक बलिदानी और दूरदर्शी मजदूरों के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व आपके सही हैं? क्रांति के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं और कोड के आधार पर, कोड की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। क्रांति में, यानी जो क्रांति होती है उसमें संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद हो जाता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में मौलिक परिवर्तन हो जाता है। ये सभी चारों ही कथन ये क्रांति के बारे में सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी क्रांति के संबंध में सही तत्व क्रमशः संविधान में होने वाला परिवर्तन है। एक शासक वर्ग द्वारा दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित होता है। राजनीतिक संस्थाओं में बदलाव होता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन होता है। तो ये जो है क्रांति की का जो है प्रमुख जो लक्षण हैं और विशेषताएं हैं उसमें शामिल होता है। क्रांति के बाद स्थापित सत्ता अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है? आपको बताना है युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के विचारों में किसने अंतर बताया है। तो एक विचारक हैं अल्थ्यूजर। दोस्तों, अल्थ्यूजर, लुईस अल्थ्यूजर ने युवा मार्क्स और प्रौढ़ यानी वृद्ध मार्क्स के बीच का अंतर बताया है। अल्थ्यूजर की 2 रचनाएं हैं। देखिए, अल्थ्यूजर की 2 रचनाएं हैं। एक रचना फार मार्क्स है, जिसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। देखिए, फार मार्क्स 1965 और रीडिंग कैपिटल ये भी 1965 की रचना है। ये 2 रचनाएं हैं। इसमें मार्क्स के चिंतन है और इसमें मार्क्स के चिंतन और कृतित्व को मौलिक रूप से इसमें दिखाया गया है। अल्थ्यूजर कहते हैं मार्क्स के शुरुआती लेखन में मानवतावादी और सैद्धांतिक विवेचन की प्रधानता है, जिसे वो युवा मार्क्स कहता है, जबकि दूसरी अवधि में मार्क्स का लेखन वैज्ञानिकता से युक्त हो गया है, जिसे अल्थ्यूजर प्रौढ़ मार्क्स कहता है। तो ये लुईस अल्थ्यूजर की 2 पुस्तकें हैं, फॉर मार्क्स और रीडिंग कैपिटल। अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण, और इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेनिन, कथन है कि लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। सही है। कारण है कि क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं, न कि उनकी भौतिक स्थितियां। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है।
दोस्तों आप जान लीजिए कि लेनिन ने बुद्धिजीवियों के क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत दिया। उन्होंने क्रांति का बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका का सूत्रपात किया, जिसे बाद में ग्राम्शी ने विकसित किया। लेनिन मार्क्स की तरह क्रांति के लिए भौतिक परिस्थितियों को कम बल्कि उत्पादन के विचारों को अत्यधिक तरजीह देता था। उसके अनुसार क्रांति की विचारधारा के निर्माण में आर्थिक तत्व की अपेक्षा विचारों के प्रभाव का अधिक महत्व होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कथन और कारण से संबंधित है। कथन और कारण। कथन है कुछ लोग कार्ल मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नियतिवादी के रूप में करते हैं, जबकि अन्य इन्हें मानवोचित समाजवादी के रूप में व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही है। कारण है कि समस्या उनकी अपनी रचनाओं की व्यापकता और उसके जटिल स्वरूप से पैदा होती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जब हम क्योंकि लगाएंगे, क्योंकि कथन और कारण के बीच में क्योंकि, तो कारण जो है पुष्ट होना चाहिए, तभी सही स्पष्टीकरण होगा। तो इस आधार पर आप देखिए कि जो मार्क्स है, ये कथन सत्य है कि कुछ लोग मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नियतिवादी के रूप में करते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें मानवोचित समाजवादी कहते हैं। इसका कारण भी सत्य है और कथन की व्याख्या कर रहा है कि समस्या उनकी अपनी रचनाओं की व्यापकता और उसके जटिल स्वरूप से पैदा होती है। और मार्क्स की रचना इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 के प्रकाशन के बाद मार्क्सवाद का नया रूप प्रकाश में आया। ये था उनका अलगाववाद का सिद्धांत, जिसे मार्क्सवाद में मानवतावाद की चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। और आप जान लीजिए कि ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन से पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में वर्णित किया है? जूडिथ ब्राउन, रविंद्र कुमार, माइकल ब्रेशर या बिपिन चंद्र? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है रविंद्र कुमार। दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, रविंद्र कुमार ने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले आंदोलन के रूप में किया है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारत से लौटने के बाद उनका प्रथम आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब में स्थापित किया गया। तब इसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। इसी को 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया। तब इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ा था। और ये सत्य है कि गांधी जी के आगमन से पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन, सामान्य जनता का इसमें जो है भूमिका कम थी। ये केवल विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला आंदोलन रह गया था। अगला प्रश्न है। कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 कथन है, उसमें से एक कथन सही नहीं है, आपको वही ढूंढना है। वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय में बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बिल्कुल सही है। उन्होंने राजनीति के लिए एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राजव्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। बिल्कुल सही है। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। सही नहीं है। और पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका सही नहीं है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कौटिल्य को नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय नहीं दिया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये किसका कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है? इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। ये कथन किसका है? तो ये कथन बेबर का है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बेबर के अनुसार कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद या एक्सट्रीम मैकियावेलिज्म का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। मैक्स वेबर की पुस्तक है पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन 1919 में कौटिल्य और मैकियावेली के राजनीतिक विचारधारा की तुलना की, जिसमें उसने कौटिल्य को अधिक उग्र पाया है। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण माना गया है।
कथन और कारण का जो है ये प्रश्न है, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि उसे समाज में अराजकता के खतरे और व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कट बोध था। तो यहाँ पर देखिए, कथन से जो कारण पुष्ट होता है वो इसी आधार पर मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है, क्योंकि उसे समाज में अराजकता के खतरे और व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का बोध था। तो यहाँ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। दोस्तों, कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है क्योंकि इससे समाज में अराजकता के खतरे कम होगा और व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण जो है व्यवस्था स्थापित करने की उसको जानकारी थी, इसीलिए उसने मजबूत शासक या जो है शक्तिशाली शासक की व्यवस्था पर जोर दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सप्तांग सिद्धांत से संबंधित है कि कौटिल्य के राज्य का अंग क्या नहीं है? स्वामी, अमात्य, वर्ण व्यवस्था और दंड। तो वर्ण व्यवस्था जो है ये कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना की गई है, जिसमें राज्य के 7 अंग हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र में सरकार के कुल 34 विभागों का उल्लेख किया गया है। 34 विभागों का उल्लेख, इनको तीर्थ कहा जाता है। इन विभागों के अधिकारी को, जो विभाग होते थे इनके अधिकारी को कौटिल्य ने क्या कहा है? तीर्थ कहा है। तो 34 विभागों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। सरकार के विभागों के प्रमुख अध्यक्ष कहलाते थे। विभागों के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। इनकी विशिष्ट योग्यता और कर्तव्य होता था और अध्यक्ष मंत्रियों के नियंत्रण में विभिन्न सरकारी विभागों में जो है तीर्थ लोग यानी अधिकारी काम करते थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। संरचनात्मक संप्रदाय। संरचनात्मक संप्रदाय ये जो है आमंड का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गैब्रियल ए आमंड का। मानकी संप्रदाय ये जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रौद्योगिकी संप्रदाय ये डेविड एप्टर से संबंधित है और डेनियल लर्नर जो है ये मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है 2, 3, 4, 1। ऑप्शन ए जो है इसका सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। नेहरू समिति रिपोर्ट कब की है? 1928 की है। ये नेहरू समिति रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने बनाया था 1928 में। इसके अलावा आप देखिए पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा यहाँ पर 1929 का है, पूर्ण स्वराज की घोषणा। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 का है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। तो ये क्रम आपका हो जाएगा। एक देखिए, एक के बाद जो है नेहरू रिपोर्ट के बाद पूर्ण स्वतंत्रता 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में किसने ये कहा था कि हम जबकि चाहते हैं कि ये संविधान ठोस और इतना अस्थाई जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई अस्थायित्व तो नहीं होता। यदि आप किसी को जड़ और अस्थाई बना देते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संविधान सभा में संशोधन प्रक्रिया के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन कहा था, यदि आप किसी को जड़ और अस्थायी बना देते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। नेहरू जी ने भारतीय संविधान के लचीले होने की आवश्यकता पर बल दिया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और उदार विकल्प के रूप में माना है? किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और उदार विकल्प के रूप में माना है? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, वी आर अम्बेडकर या एम एन राय ने?
तो सही उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी। दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और उदार विकल्प के रूप में माना है। अम्बेडकर जी ने 1949 में, याद रखिएगा, 1949 में नेपाल में काठमांडू में हुए विश्व बौद्ध सम्मेलन में मार्क्सवाद बनाम बौद्धवाद पर अपना विचार दिया था। और अम्बेडकर जी ने बौद्ध मत को मार्क्सवाद की तरह आधुनिक माना था। इसके लिए उन्होंने बुद्ध की तुलना कार्ल मार्क्स से की थी और उन्होंने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद के नैतिक और उदारवादी विकल्प के रूप में मान्यता दी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसको हमने विशेष रूप से TGT और GIC प्रवक्ता परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया है, जो आगामी आपके परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। साथ ही ये वीडियो LT ग्रेड, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय संगठन और BPSC द्वारा आयोजित TRE परीक्षा, उत्तराखंड, राजस्थान, MP और बिहार राज्यों द्वारा आयोजित जो हैं टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।